नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्ञानीज क्लासेस पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, अब तक हमने ऋग वैदिक काल के बारे में जाना, जो कि काफ़ी रोचक रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, जिसके बारे में जान के हमको अच्छा लगा और ये एग्जामिनेशंस के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दोस्तों, आज का विभाग कुछ ऐसा ही है। आज हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में, जहाँ से काफ़ी प्रश्न हमारे एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि लास्ट में हमने इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक छोटा सा टेस्ट भी रखा है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है, प्लीज़ करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मित्रों, ये समय है करीब 1000 से 600 ईसा पूर्व का। भारतीय इतिहास में इस समय आर्य गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत पूरे भारत में फैल गए और इसी दौरान रचना होती है जो ऋग्वेद के बाद के ग्रंथ हैं, जैसे कि आपके सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि। इस काल के अंतिम दौर में 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह एवं अंग राज्य से परिचित थे। ये सब राज्य थे, कौशल, विदेह, अंग, ठीक है, इन राज्यों से परिचित थे। इस संस्कृति का जो मेन केंद्र था दैट वाज मध्य देश। मध्य देश इनका मेन केंद्र हुआ करता था। मगध और अंग राज्य इन क्षेत्र से बाहर थे, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है कि मगध और अंग राज्य इनके कंट्रोल में नहीं थे। राष्ट्र शब्द जो हम अभी यूज करते हैं, वो राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, पहली बार इसी समय प्रकट हुआ। आरंभ में पांचाल, जो कि एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में यह प्रदेश का नाम हो गया। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने जिक्र किया था कुरु वंश के बारे में, जो कि पुरु एवं भरत वंश के मेल से बना था। उसी प्रकार तुर्बस एवं कृवि वंश से मिलकर पांचाल बना, ठीक है, पांचाल कहलाए। तो दोस्तों, यही वो पांचाल है जिनके बारे में हमें थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं। आर एस शर्मा की बुक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एक एपिटोम है, उसके बारे में है ये। तो कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार जमाया, जो कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे वे पांचालों से भी मिल गए, जो दोआब के मध्य भाग पर काबिज थे, ठीक है। दोआब के मध्य भाग पर इनका कब्जा था, किनका? पांचालों का। इस प्रकार कुरु पांचालों की सत्ता दिल्ली क्षेत्र पर और दोआब के ऊपरी और मध्य भागों में फैल गई। तब उन्हें हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया, जो मेरठ जिले में पड़ता है। तो हस्तिनापुर कहाँ पर है? मेरठ जिले में पड़ता है। कुरुकुल का इतिहास भारत युद्ध को लेकर मशहूर है, जिस पर महाभारत नाम का विख्यात महाकाव्य है। तो ये जो कुरुवंश है वो महाभारत वाला कुरुवंश के ही बारे में बात हो रही है। यह माना जाता है कि भारत युद्ध 950 ईसा पूर्व के आसपास कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। हालांकि ये दोनों ही कुरुकुल के ही थे, ठीक है। तो इस युद्ध के फलस्वरूप वस्तुतः सारे कुरुवंशियों का नाश हो गया। तो ये कुछ थोड़ा सा एक पार्ट था जो आर एस शर्मा से मैंने इसमें इंक्लूड किया, जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे बताने के लिए, थोड़ा सा आपका इसमें जानकारी बढ़ जाए कि कुरुवंश कौन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हो गया। ऋग वैदिक काल में कबीले पर शासन करने वाला जो था, अब उसे प्रदेश पर शासन करने लगा, ठीक है। पहले कबीले पे राज था इनका, क्योंकि वे प्रदेश में कन्वर्ट हो गया, तब ये प्रदेश पे शासन करने लग गए। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि पांचाल जो है, जो इनका दोआब के मध्य में जो है कंट्रोल था, ये सबसे विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में इसे वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। मतलब कि वैदिक सभ्यता यहाँ पर अपने आप में एक चरम सीमा पर थी, ठीक है। इस काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था, ठीक है। राजतंत्र शासन का आधार था, जहाँ पे कंट्रोल चलता है, लेकिन कहीं कहीं पर गणतंत्र यानी डेमोक्रेसी के उदाहरण भी मिलते हैं। तो मतलब पूरी तरह राजतंत्र नहीं था, कंट्रोल नहीं था, डेमोक्रेसी के भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं। सभा एवं समिति इस समय भी राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि राजा के पास पावर भी तो थी, लेकिन इतनी पावर नहीं थी कि मनमर्जी कर सके, तो इनके पास भी चीज़ें थी। हालांकि कुछ समय बाद में ऐसा होता है 600 ईसा पूर्व के आसपास कि इसमें और लोगों, पुरोहितों का और अन्य लोगों का काफ़ी इसमें मेल हो जाता है, राजा की पावर बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ के हिसाब से अभी सभा और समिति अब भी कंट्रोल किए हुए हैं इस चीज़ पर, राजा को नियमित कर रखे हैं, ठीक है, कंट्रोल में कर रखा है इन्होंने। दोस्तों, इसी समय नियमित करों यानी जो टैक्स की रेगुलर जो कलेक्शन होती है, इस समय से स्टार्ट हो जाती है। उसके पहले क्या था कि लोग अपनी मनमर्जी से देते थे, अब इस समय क्या हुआ, नियमित हो गया। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता है, ठीक है। तो उस समय जो है
राज्य के जो उच्च पदाधिकारी थे उनको रत्नी कहा गया है। ठीक है, ये सब राज्य परिषद के सदस्य हुआ करते थे। स्थपति तथा शतपथी, स्थपति तथा शतपथी नाम के दो पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। दोस्तों जो स्थपति हुआ करता था वो सीमांत प्रदेश, सीमांत मतलब जहाँ पे सीमा का अंत होता है, उस प्रदेश का प्रशासक, तथा शतपति जो होता था, शत मतलब होता है 100, तो 100 ग्रामों का जो अधिकारी हुआ करता था वो शतपथी हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण में दी गई राज्य की उत्पत्ति या राजा की दैवी उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है। ठीक है, मतलब ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है यहाँ से ऐसा पता चलता है कि राजा की दैवी उत्पत्ति हुई, मतलब इसके अंदर पावर्स आई हैं। अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर नए नए शब्द जैसे राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियां धारण करता था। समिति की अध्यक्षता करने वाले को ईशान कहा जाता था, जो एग्जामिनेशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो समिति की अध्यक्षता करता था उत्तर वैदिक काल में उसको क्या कहते थे, तो उसको हम कहते थे ईशान। सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा भी कहा गया है। दोस्तों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि सभा को अथर्ववेद में क्या कहा जाता था, नरिष्ठा कहा जाता था। इस काल में कोई भी राजा स्थायी सेना नहीं रखता था। तो ये एक अच्छा पार्ट है कि जानने के लिए कि किसी के पास एक अस्थाई परमानेंट सेना नहीं थी। ठीक है, जो बलि यानी वो शब्द जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, समझा था, बलि मतलब चढ़ावा। तो जो बलि यानी चढ़ावा जो राजा को चढ़ता था ऋग्वैदिक काल में सब स्वेच्छाचारी थे, अपने मन से देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब इसको नियमित कर दिया गया। ठीक है, अथर्ववेद के अनुसार राजा को 16वां भाग मिलता था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अब इनको देना पड़ता था, राजा को 16वां हिस्सा ये लोग देते थे। पहले इनकी इच्छा हुआ करती थी, लेकिन अब इनको देना था। और जो लोग ये टैक्स वसूलते थे उनको भागटकू कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग इस टैक्स को कलेक्ट करते थे उसको भागटकू कहते थे। तो दोस्तों आज के भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, व्यापार, उद्योग एवं धार्मिक स्थिति के बारे में। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। इस काल में किन ग्रंथों की रचना हुई? गुड, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ एवं अरण्यक। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन से दो क्षेत्र आर्यों के क्षेत्र से बाहर थे? जैसे ऑप्शन कौशल, विदेह, अंग, मगध। तो दोस्तों ये क्या है, अंग और मगध, ये दो क्षेत्र थे जो इनके आर्यों के क्षेत्र से बाहर थे। पांचाल कौन कहलाए? तो दोस्तों पांचाल कौन है? तुर्वश और क्रीवी वंश के लोग कहलाए। यजुर्वेद में उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा गया है? गुड, यजुर्वेद में उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा गया है। समिति की अध्यक्षता करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उस समय समिति की अध्यक्षता करने वाले को ईशान कहा जाता था। ठीक है, टैक्स या कर वसूलने वाले को क्या कहा जाता था? तो टैक्स या कर वसूलने वाले को भागटकू कहा जाता था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। आपके पास कोई सुझाव या क्वेरी है तो आप मेरे ईमेल एड्रेस gyaneshwar01@gmail.com पर भेज सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज व टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक का बटन अवश्य दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल माय फ्रेंड्स। अपना ध्यान रखें, ऑल द बेस्ट।